महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जी लगाई गई। यह अर्जी डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ लगाई गई। शिंदे और भारत गोगावले की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई गई है। इसमें अजय चौधरी को नेता बनाने के फैसले को भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की ओर से लगाई गई अर्जी पर आज सुनवाई होगी। युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आदित्य ठाकरे ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि असली ताकत शिव सैनिक है। परसों तक जो मेरी गाड़ी में बैठे थे वो भी चले गए। ये परिस्थिति हमारे ऊपर आई है जब उद्धव ठाकरे बीमार हैं। आज अगर बाला साहेब ठाकरे या आनंद दिखे होते और उनके सामने उन्होंने ये किया होता तो वो उन्हें अपनी भाषा में समझाते। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, दिलवाले फिल्म का ही, हम शरीफ क्या हुए सारी दुनिया बदमाश हो गई। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने 30 मई को एकनाथ शिंदे को सीएम पद की पेशकश की थी। उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब है, इसीलिए शिंदे इस समय का फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर इस खेल में बीजेपी शामिल नहीं है तो उनके लोग वहां विधायकों से क्यों मिल रहे हैं। शिंदे गुट में बागी विधायकों की संख्या बढ़ गई है। शिवसेना के एक और विधायक उदय सावंत रविवार को गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू पहुंच गए। इसके बाद अब बागी विधायकों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। इसमें 39 विधायक शिवसेना के हैं तो वहीं 9 विधायक निर्दलीय हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि हमें लगता है कि जब ये लोग वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे। पवार ने कहा कि शिवसेना का एक समूह अलग हो गया और उनके बयान से साफ है कि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। शरद पवार ने कहा कि विधायक जो कह रहे हैं उन्हें एनसीपी से दिक्कत है, वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो पिछले 2.5 साल से कहां थे। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी जाने वाले विधायकों पर कार्रवाई का फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों पर कड़ी टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा कि जो 40 लोग वहां हैं वो जिंदा लाशें हैं। यहां सिर्फ उनके शरीर वापस आएंगे, उनकी आत्मा वहीं मर चुकी होगी। जब ये 40 लोग यहां से बाहर निकलेंगे तो उनका दिल जिंदा नहीं होगा। उन्हें पता है कि यहाँ जो आग लगी है उसका क्या अंजाम हो सकता है। जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच कई जगहों पर शिव सैनिकों का प्रदर्शन जारी है। शिव सैनिकों के प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने मुंबई के सीपी और महाराष्ट्र डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इस संबंध में निर्देश दिया है। संजय राउत की जबान फिसली और उन्होंने 40 लाशों वाला बयान दिया तो बागी खेमे के एकनाथ शिंदे ने इस बयान को लपकने में जरा भी देर नहीं की। शिंदे ने तुरंत पलटवार किया। शिंदे ने ट्वीट किया, हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। इसे हम अपना सौभाग्य समझेंगे। खुद राउत को एहसास हो गया कि उनका बयान हद पार करने वाला है। राउत के बयानों में उनकी बौखलाहट ज्यादा झलकने लगी है। पहले उन्होंने शिव सैनिकों को सीधी कार्रवाई के लिए मैदान में उतारा और अब एक बयान से शिवसेना की किरकिरी करा दी। एक तरफ सरकार के लिए कानूनी जंग शुरू हुई है तो दूसरी तरफ शिव सैनिकों ने सड़क पर खुली जंग छेड़ दी है। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे के समर्थन में और बागी विधायकों के खिलाफ युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराया। पुणे में भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नासिक में तो एकनाथ शिंदे, दादा भूसे और सुहास कांडे की प्रतीकात्मक अर्थी निकाल दी गई। और ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां शिवसेना के बागी विधायक के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई। जुन्नर में भी उद्धव के समर्थन में रैली की गई। उधर बागी खेमे की तरफ से ठाणे में संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन करके पुतला फूंका गया।
यूपी की 2 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली आजमगढ़ और आजम खान की सीट रही रामपुर, दोनों पर ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया, जबकि अखिलेश यादव ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुना। उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने धर्मेंद्र यादव को 8600 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद दिनेश लाल यादव ने जनता का आभार जताया और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिया। ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके अच्छी नीतियां और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, कहीं न कहीं उसी की जीत है। उसी पे भरोसा करके आजमगढ़ ने भी कमल खिलाया है। आजम खान से इस्तीफे के बाद खाली हुई रामपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी की हार हुई। यहाँ बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए समाजवादी पार्टी को हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,192 वोटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असीम रजा को हराया। रामपुर सीट आजम खान का गढ़ माना जाता है। 2019 में रामपुर लोकसभा सीट पर आजम खान ही चुनाव जीते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद आजम खान ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इसे न चुनाव कह सकते हैं, न चुनावी नतीजे आना कह सकते हैं। आजम खान ने आरोप लगाया कि मुसलमानों की बस्ती में 900 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 6 वोट डाले गए और 500 के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 1 वोट डाला गया। जिस तरह से वोट डाले गए, हम इसे अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं। इसे ना चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का आभार जताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने दोहरी जीत हासिल की है। ये नेताओं की कड़ी मेहनत और लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। ये 2024 के चुनाव के लिए एक संदेश है। बिना किसी भेदभाव के किए गए काम की लोगों ने सराहना की है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। ये जीत पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन पर मुहर है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख तथा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान का भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे से खाली हुई संगरूर सीट पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने जीत हासिल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमैल सिंह को 7000 वोटों से मात दी। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 11,500 वोट से चुनाव जीत गए। दुर्गेश पाठक को 33,191 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राजेश भाटिया को 23,481 वोट मिले। राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को मैदान में उतारा था। G7 के सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी का म्यूनिख में ऐतिहासिक बवेरियन बैंड के साथ जबरदस्त स्वागत हुआ। ये बैंड जर्मनी में बेहद खास मेहमान के स्वागत में ही बजाया जाता है। इससे पहले ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत के लिए बजाया गया था। वहीं म्यूनिख में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने इमरजेंसी की याद दिलाकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 47 साल पहले आज के दिन लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई थी।
47 साल पहले डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। वहीं पीएम मोदी ने जर्मनी में अपनी 8 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कोरोना टीकाकरण से लेकर डिजिटल इंडिया तक का जिक्र किया। राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। यूडीएफ ने इस हमले के खिलाफ कई जगह पर प्रदर्शन किए। इस दौरान सीपीएम के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। इन दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। इसके खिलाफ रविवार को सीपीएम ने भी जवाबी कार्रवाई के तहत वायनाड में रैली की। कलपेट्टा में यूडीएफ के विरोध मार्च में हिंसा के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद कलपेट्टा में ही सीपीएम ने ये रैली करके एक तरह से विरोध जताया। राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले का आरोप एसएफआई पर है। पाक की कोट लखपत जेल में फांसी पर चढ़ा दिए गए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का शनिवार को अमृतसर के अस्पताल में निधन हो गया। दलबीर ने अपने भाई के लिए सालों साल लड़ाई लड़ी थी। उनके निधन पर एक्टर रणदीप हुड्डा भिकिविंड पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हुड्डा के मुताबिक वो दलबीर कौर को अपनी बहन मानते थे और उनके परिवार की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। सरबजीत 1990 में गलती से पाक सीमा में चले गए थे, जहां जासूसी के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। रणजी में मध्य प्रदेश की जीत का जमकर जश्न मना। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मध्य प्रदेश की टीम से मिले और बधाई दी। उन्होंने विजेता टीम के नागरिक अभिनंदन का भी ऐलान किया। नागरिक अभिनंदन तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। एमपी ने रणजी में शानदार जीत दर्ज की थी। एमपी की तरफ से 3-3 शतक जमाए गए। शिवराज ने कहा कि अब एमपी की पहचान खेलों के लिए भी होगी। इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी प्री मानसून की बारिश ने ही कहर बरपा दिया। जिले के झिरनिया इलाके में 1 घंटे तक बादल इतने बरसे कि हर तरफ सैलाब आ गया। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग स्थित पुल पर पानी आ गया। इससे यहाँ ट्रैफिक काफी देर रुका रहा। लोगों के घरों दुकानों में पानी घुस गया। हाल ये था कि गांव में भी 1 फुट पानी बह रहा था और किसी नदी जैसा नजारा हो गया। पुल पर बाढ़ के पानी में एक मिनी ट्रक फंस गया। कई घंटे तक इसको निकालने की कोशिश चलती रही। राजौरी में मुगल रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ अचानक हुए भूस्खलन की चपेट में आने से कुछ लोग बाल बाल बचे। मुगल रोड के डुगरिया में अचानक भूस्खलन हो गया। लोगों ने अपने मोबाइल में इसकी तस्वीरें कैद कर ली। लैंडस्लाइड से पुंछ राजौरी से कश्मीर जाने वाला रास्ता पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि किसी की जान नहीं गई। पुलिस और प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर इस रोड पर आवाजाही को रोक दिया है, क्योंकि अभी और भूस्खलन होने की आशंका बनी हुई है। हाईवे पर कई जगह बड़े बड़े पत्थर हैं।